हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी डी अलर्ट सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिस्ट्री, जिसमें हमने 4th यूनिट तक कंप्लीट कर लिया था गाइस। ये है 5th यूनिट जो कि लास्ट यूनिट है गाइस। मैं आप लोगों को सिर्फ अपने नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, कहीं से कोई कॉपी नहीं है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गुलाम वंश। जैसे कि आप सभी इस तथ्य से परिचित होंगे कि भारत को अपने धन व वैभव की उपलब्धता के कारण सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो गाइस तो स्टार्ट करते हैं। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के मध्यम में भारत में दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों का उदय हुआ। देखिए गाइस, आप लोगों को पता है ये चैप्टर पूरा सल्तनत के ऊपर डिपेंड है, जिसमें 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के उपरांत उसका महत्वपूर्ण गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, जिसे दास वंश भी कहा जाता है। तो गाइस ऐसा चीज़ें डेफिनेशन बन के आ सकती है, गुलाम वंश किसे कहा जाता है या दास वंश किसे। तो बात करते हैं गुलाम वंश। ऐबक का राज्यारोहण 25 जून 1206 ईस्वी में हुआ। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। इसकी उदारता के कारण इसे लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। गाइस देखिए, ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि लाखों का दान देने वाला किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये वाला इसका आंसर है। तो गाइज ऐबक ने कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण कराया था। गाइज देखिए, इस चीज़ के बारे में किसी को नहीं पता होता कि कुतुब मीनार की पहली मंजिल किसने बनवाई। तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखते हैं गुलाम वंश में इस तरह से कुछ थे। पहले गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक आए, फिर आराम शाह आए जो कि 12 से 10 से 12 से 11 से तक थे। इल्तुमिश आए, फिर एकतुबुद्दीन आए और फिरोज शाह। फिर आई रजिया, फिर आए मईजुद्दीन बहराम शाह, फिर आए अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर आए नसरुद्दीन शाह महमूद, फिर आए गयासुद्दीन बलगम, फिर आए केकुबदान। तो गाइज ये एक चार्ट था। इसी तरह से अगर आपके लोगों के एग्जाम्स में आता है तो आप लोग इसे ऐसे बना दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। प्रशिक्षु, अब ये बात हो कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना में ऐबक की क्या भूमिका थी। तो गाइज इसमें हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसमें दिल्ली सल्तनत में क्या भूमिका थी। कालांतर में पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र आराम शाह लाहौर की गद्दी पर बैठ गया, किंतु वह एक अयानव्य शासक सिद्ध हुआ। इसके पश्चात ऐबक के दामाद और बदायूं के सूबेदार इल्तुमिश ने उसकी हत्या कर दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार कर लिया। तो गाइस उसने 40 और चहलगर्मी का गठन किया। 40 दल, जो 40 तुर्की सूरदारों को का गुट था। इक्ता प्रथम का प्रारंभ व टंकी चांदी व जीतल तांबे का सिक्का चलवाया व कुतुब मीनार का निर्माण पूरा। इल्तुमिश के बाद उसकी पुत्री रजिया बेगम ने 1236 से 1246 तक दिल्ली पर राज्य किया। रजिया के बाद शासन सत्ता बलगम 1287 ईस्वी के हाथ में आ गई। 1287 ईस्वी में बलगम की मृत्यु के पश्चात उसका पोता केकुबाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा, जो एक आयोग शासक ने जिसका लाभ उठाकर खिलजी अमीरों ने 1290 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केकुबाद की हत्या कब की गई, 1290 में। इसी तरह गुलाम वंश के शासक का अंत हो गया। तो गाइज ये चीज़ें आ सकती है, गुलाम वंश का अंत कैसे हुआ। तो गाइज हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि खिलजी वंश। देखिए गाइज हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद क्वेश्चन पेपर्स पढ़े हैं जिसमें इन सब का बात की गई है। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी के समय दिल्ली सल्तनत की सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस काल में न केवल शासक वर्ग के सामाजिक आधार में व्यापक परिवर्तन हुआ, अपितु आर्थिक क्षेत्र में भूराज सुधार तथा बाजार नियंत्रण व्यवस्था के साथ साथ उलमा वर्ग का राजनीति से पृथक्करण जैसे सुधार हुए थे। पृथक्करण मतलब अलग होना। तो गाइस बात करते हैं 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने भारत में खिलजी वंश की स्थापना की। तो गाइस 1290 में जलालुद्दीन फिरोज शाह ने ही खिलजी वंश की स्थापना की, जिसने गुलाम वंश के अंतिम शासन केकुबाद की 1290 ईस्वी में हत्या करके वह की गद्दी पर बैठा। उसने 6 वर्ष के उपरांत 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कर स्वयं सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी अपने आर्थिक सुधारों, जिनमें बाजार व्यवस्था उल्लेखनीय है, के लिए इतिहासकार में प्रसिद्ध है। उसने 1296 से 1316 तक दिल्ली की गद्दी पर कुशलतापूर्वक शासन किया। उसके द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार तत्कालीन परिस्थितियों का ही परिणाम थे। इसके उपरांत मुबारक खिलजी 1316 से
1320 तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। यह पहला सुल्तान था जिसने खलीफा का प्रतिनिधि मनन से इनकार कर दिया तथा दक्षिण भारत में अलाउद्दीन के विपरीत नीति अपनाई गई। नसरुद्दीन वुसरो खिलजी वंश का अंतिम शासक बना। तो गाइस ये आ सकता है, खिलजी वंश का अंतिम शासक किसने किया? नसरुद्दीन वुसरो ने। गयासुद्दीन ने इसकी हत्या कर तुगलक वंश की नींव डाली। तो गाइज यहाँ पर डिस्कस हुआ है तुगलक वंश, तो उसके बारे में जान लेते हैं। गाजी मलिक अथवा तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। इस समय सुल्तान विस्तृत समस्याओं से घिरा हुआ था। नहर खुदवाने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। 1325 ईस्वी में अफगानपुर में उसकी हत्या हो गई। इसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। इसके शासनकाल में 1333 ईस्वी में अफ्रीका यात्री इब्न बतूता भारत आया। तो बात करते हैं इसके कुछ पॉइंट। नंबर 1 है दोआब से कर वृद्धि। नंबर 2 देवगिरी को राजधानी बनाया। नंबर 3 सांकेतिक मुद्रा जारी करना। नंबर 4 है खुरासान पर आक्रमण। नंबर 5 है कुराचिल का आक्रमण। तो गाइस बात करते हैं इसका लास्ट जो है, सुल्तान ने दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग का गठन किया। इसी क्रम में ठट्टा में 1351 में इसकी हत्या हो गई। 1350 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना। तो गाइस ऐसी चीज़ें आ सकती हैं कि उनके बाद किसकी मृत्यु हुई, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद किसकी सल्तनत बनी या कौन सुल्तान बना, तो ये चीज़ें आ सकती है। तो उनका भाई चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक जो है वो सुल्तान बने थे उनके बाद। तो गाइस बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सैयद वंश। तुगलक शासकों के पतन के बाद दिल्ली पर सैयदों का अधिकार हुआ गया, जिसमें सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने उसने 14 से 14 ईस्वी में 1421 तक शासन किया। 1421 से 1434 तक मुबारक शाह उसका उत्तराधिकारी बना। उसने शाह पर की उपाधि धारण की और वह अपने नाम के सिक्के चलवाए। इसके बाद के 2 शासक मोहम्मद शाह व अलाउद्दीन आलम शाह हुए जो अयोग्य थे। तो गाइस बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में, वो है लोधी वंश। अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छा से दिल्ली का शासन त्याग दिया। तत्पश्चात बहलोल लोधी ने 1451 में सिंहासन पर अधिकार कर लिया। बहलोल खां अफगानों के लोधी जाति का था। उसने प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव डाली। 1479 ईस्वी में बहलोल लोधी की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र निजाम शाह ने 17 जुलाई 1489 ईस्वी को सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर सुल्तान बना। सिकंदर लोधी ने 1506 में आगरा नगर का निर्माण किया। तो गाइज ये चीज़ आ सकती है कि 1506 में आगरा का नगर का किसने निर्माण किया, या फिर आ सकता है आगरा का कौन से सन में निर्माण हुआ। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान रखने की हैं। सिकंदर लोधी गुलमरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। वह आयुर्वेद पर फरंग ए सिकंदरी की रचना की। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र इब्राहिम लोधी 1517 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। 1517 से 18 ईस्वी में इब्राहिम लोधी व राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें लोधियों की हार हुई। अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध में इब्राहिम लोधी की पराजय हुई। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सल्तनत कालीन शासन की उपलब्धियां। प्रशासन की बात करते हैं। मुस्लिम राज्य सैद्धांतिक रूप से धर्मावलंबी या धर्म प्रधान राज्य था। खलीफा ही पूरे मुस्लिम जगत का सर्वोत्तम प्रधान होता था। सल्तनत कालीन प्रशासन 3 भागों में विभक्त था, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन व स्थानीय प्रशासन। देखिए गाइस ये चीज़ आ सकती है कि सल्तनत प्रशासन कितने भागों में डिवाइडेड था, तो वो है इसका आंसर केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय। सुल्तान को शासन कार्य में सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। प्रांतों में विभक्त साम्राज्य में एक सूबेदार होता था। सल्तनत कालीन शासन का सबसे दुर्बल एवं अर्थव्यवस्थित विभाग न्याय विभाग था। सुल्तान राज्य का सर्वोत्तम पदाधिकारी होता था। वह पूर्णतः निखुश होता था। सुल्तान राज्य का सर्वोत्तम पदाधिकारी होता था। वह पूर्णतः निखुश होता था। स्वयं को यह अल्लाह का प्रतिनिधि मानता था। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है सल्तनत कालीन सामाजिक दशा। तो बात करते हैं सल्तनत कालीन की सामाजिक दशा। सल्तनत कालीन सामाजिक दशा अपनी विशिष्टताओं के कारण प्रसिद्ध था। इस काल में हिंदू और मुसलमान दोनों का सामाजिक परिदृश्य अलग अलग था। इस
काल में मुस्लिम समाज का रहन सहन अच्छा था। आरंभिक काल में मुसलमान कठोर पश्चिमी उत्साह संपन्न थे। तुर्क शासकों के शासनकाल में हिंदू समाज की स्थिति पर्याप्त असंतोषजनक थी। सल्तनत काल में पितृसत्तात्मक परिवार होते थे। स्त्रियों के स्थान पुरुषों के अपेक्षा गिरावटपूर्ण थे। इस समय सती प्रथा, जौहर, बाल विवाह का प्रचलन था। समाज में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे। सल्तनत काल में हिंदू व मुसलमान दोनों अलग अलग पोशाक धारण कर। तो गाइस बात करते हैं सल्तनत कालीन आर्थिक दशा। तुर्क आक्रमण के पहले भारत धन संपन्न व समृद्धिशाली देश था, किंतु विदेशी आक्रांताओं की लूटपाट एवं आक्रमणों ने उसे संपन्नता को तहस नहस कर दिया। सल्तनत कालीन शासकों ने अर्थव्यवस्था को सुधार का पूरा प्रयास किया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी व तुगलक शासकों का योगदान स्मरणीय है। सल्तनत काल में कृषि से प्रचुर मात्रा में अन्न का उत्पादन होता था। तो बात करते हैं गाइज नेक्स्ट टॉपिक की संस्कृति व कलात्मक साहित्य। दिल्ली सल्तनत की स्थापना से भारतीय इस्लामी संस्कृति का एक नवीन प्रारंभ हुआ, जो एक समन्वय संस्कृति का सूचक थी। मध्यकाल के दौरान हिंदू व मुस्लिम संतों ने दो समुदाय के बीच भाईचारा बनाए रखने के प्रयासों द्वारा संस्कृति विकास में योगदान दिया। गाइज ये सारे मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैं खुद बनाती थी, ये काफ़ी टाइम के हैं। मे भी कुछ चीज़ें मिसप्रिंट हो, अगर आप लोग कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते। बात करते हैं, ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1206 ईस्वी से 1526 के मध्य भारत में दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों ने शासन किया। तो गाइज ये शन इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है सल्तनत काल में 4 कर लिए जाते थे, खम्स, जजिया, जकात व खराज। तो गाइज बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मंगोल का आक्रमण। 1300 ईस्वी से और 1400 ईस्वी शताब्दी का मंगोल साम्राज्य दुनिया का एकमात्र ऐसा खानाबदेश घुमक्कड़ साम्राज्य माना जाता था जो चंगेज़ खान के नेतृत्व में स्थापित हुआ। साथ ही साथ यह साम्राज्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए एक ऐसे नए शत्रु के आगमन का संकेत था जो आंतरिक शत्रु की तुलना में कहीं ज़्यादा शक्तिशाली, विनाशकारी व आक्रमण थे। तो बात करते हैं तैमूर, जो बाद में चंगेज़ खान के नाम से प्रसिद्ध था। तो गाइज ये चंगेज़ खान का नाम है तैमूर। खासुल खान का पड़पोता था चंगेज़ खान, जो 1206 से 1227 के नेतृत्व में मंगोलों ने उत्तरी चीन को अपनाने अधीन किया। दिल्ली सल्तनत स्थापित होने के साथ ही उत्तरी पश्चिमी सीमा पर वास्तविक समस्या खड़ी हो गई। उसके द्वारा की गई आक्रमणों का परिणाम सुल्तान को सल्तनत काल को भुगतना। तैमूर का आक्रमण 1399 में प्रारंभ हुआ। उसका जन्म 1336 में ट्रांस ऑक्सियानी प्रदेश केश नामक स्थान में हुआ। 1369 में जब वह समरकंद के सिंहासन पर बैठा तो उसकी विजय लाल साओ ने उसे भारत विजय के लिए आकृष्ट किया। उस समय में अराजकता फैली गई थी। भारत आक्रमण का उसका उद्देश्य मात्र धन संपदा का लूटना था। 1396 में तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। वह सैनिकों को दिल्ली लूटने का आदेश दिया। लूट में उसे अपार संपत्ति प्राप्त हुई। 1399 में यह स्वदेश समरकंद लौट गया। तो गाइस बात करते हैं सल्तनत काल पर इन सब चीज़ों का प्रभाव। मंगोल आक्रमण ने परिस्थितियों में बदलाव उत्पन्न किए, जिसका असर मौजूदा संस्थाओं पर भी पड़ा। दिल्ली सुल्तानों के लिए उत्तर पश्चिमी सीमा को नियंत्रण में रखना आवश्यक था, क्योंकि उसके मध्य एशिया और मध्य पूर्व के साथ व्यापार संपर्क करने में मदद मिलती थी। निरंतर मंगोल आक्रमण के दूरगामी प्रभाव भी पड़े संकेत थे। उपजाऊ क्षेत्रों का नाश हो गया, जिसमें इस क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक ढांचा नष्ट हो गया। अतः दिल्ली के सुल्तानों को अपनी राजनीति, शक्ति और स्थिति सुरक्षित करनी पड़ी। तो गाइज़ यहाँ पर मैं अपनी वीडियोज़ एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और जो भी आपको समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको हर चीज़ डिटेल में दे सकती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।